कभी ये सोचा है कि रोज की जिंदगी में बस सिर्फ 1% का सुधार अगर लगातार करें तो साल के आखिर तक कहाँ पहुंच सकते हैं। सुनने में तो लगता है कि क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना? लेकिन इसका जो हिसाब है वो हैरान कर देता है। ये करीब 37 गुना बेहतर बना सकता है। हाँ, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है, बिल्कुल। आज हम इसी कमाल के आइडिया की गहराई में उतर रहे हैं और ये हमें मिला है जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स से, जिसे हम हिंदी में परमाणु आदतें कह सकते हैं। जी। क्लियर की अपनी कहानी भी तो है, वो बेसबॉल वाला हादसा। हाँ, बिल्कुल। एक भयानक चोट लगी थी उन्हें, और उन्होंने बताया है कि कैसे इन्हीं छोटी छोटी परमाणु जैसी आदतों से उन्होंने अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर लाया। और देखिए, यही आज हमारी बातचीत का फोकस है। हमारा मकसद सिर्फ किताब को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये जो छोटी सी दिखने वाली आदतें हैं, जिन्हें क्लियर परमाणु कहते हैं, ये मिलकर इतने बड़े और अहम टिकाऊ बदलाव कैसे ला सकती हैं। हाँ, टिकाऊ होना जरूरी है। जी, तो हम वो तरीके निकालेंगे जिनसे अच्छी आदतें बने और बुरी आदतें छूटें। ठीक है, तो चलिए इस 1% वाले फंडे को थोड़ा और खोलते हैं। आपने कहा कंपाउंडिंग इफेक्ट, पर ये रोज की भागदौड़ में ये 37 गुना वाला जादू, ये होता कैसे असल में? देखिए, ये कोई जादू नहीं, ये सीधा सीधा गणित है। चक्रवृद्धि ब्याज जैसा। जैसे पैसा बढ़ता है ना धीरे धीरे फिर तेजी से, हाँ हाँ। वैसे ही हर दिन का वो छोटा सा 1% सुधार वो पिछले दिन के लेवल पर जुड़ता है। अब दिक्कत यह है कि शुरुआत में ये बढ़ोतरी इतनी कम होती है कि दिखती ही नहीं। हफ्तों, शायद महीनों तक भी कुछ खास फर्क महसूस नहीं होता, और यहीं पर ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। जैसे जिम जाना शुरू किया, 1 हफ्ता हो गया, वजन उतना का उतना, शीशे में देखो तो भी कुछ नहीं, लगता है छोड़ो यार, क्या फायदा। फिर करते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं वो इसे। लगता है मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप लगे रहें तो एक पॉइंट आता है, एक थ्रेशोल्ड, जहां ये छोटे छोटे सुधार मिलकर अचानक एक बड़ी छलांग लगाते हैं। जैसे वो हवाई जहाज वाला उदाहरण। हाँ बिल्कुल, जैसे हवाई जहाज रनवे पर दौड़ता रहता है, काफी देर तक जमीन पर ही होता है, फिर अचानक टेक ऑफ कर लेता है। वो अचानक नहीं होता, वो उस पूरी दौड़ का नतीजा होता है। हमारी आदतें भी वैसी हैं। लेकिन इसका उल्टा भी तो सच है, बुरी आदतें। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। बुरी आदतें भी ऐसे ही कंपाउंड होती है, लेकिन नीचे की तरफ। रोज का एक छोटा सा गलत फैसला, जैसे मान लीजिए नींद पूरी ना करना या कुछ अनहेल्दी खा लेना, शुरुआत में पता नहीं चलता, पर धीरे धीरे ये हमारी एनर्जी, हमारी सेहत, हमारी मानसिक शांति को आप कह सकते हैं दीमक की तरह खा जाता है। बिल्कुल, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है। और शायद यहीं पर किताब का वो दूसरा बड़ा आइडिया आता है, आदतों और हमारी पहचान का कनेक्शन। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर गलत चीज पर ध्यान देते हैं, नतीजों पर। जैसे मुझे वजन घटाना है। वो कहते हैं कि ज्यादा असरदार तरीका है अपनी पहचान पर फोकस करना। जैसे ये सोचना कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूं। ये थोड़ा अजीब सा नहीं लगता? क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल है? पहली बार सुनने में शायद लगे, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा गहराई से देखें तो ये बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। देखिए, नतीजे जो होते हैं वो बाहरी होते हैं, वो बदलते रहते हैं। आज वजन कम है, कल शायद थोड़ा बढ़ जाए। लेकिन पहचान वो अंदरूनी होती है, वो हमारे विश्वासों से जुड़ी होती है कि हम खुद को क्या मानते हैं। अच्छा। तो जब आप खुद को एक सेहतमंद इंसान के तौर पर देखने लगते हैं, तो आपके रोज के चुनाव वो अपने आप उस पहचान से जुड़ने लगते हैं। फिर आप ये नहीं सोचते कि अरे यार आज कसरत करनी पड़ेगी। हाँ। आप शायद सोचते हैं एक सेहतमंद इंसान इस सिचुएशन में क्या करेगा, और जवाब मिलता है वो कसरत करेगा, वो सेहतमंद खाना चुनेगा। तो हर बार जब मैं मान लीजिए मीठे की जगह फल चुनती हूँ या लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ लेती हूँ, तो मैं सिर्फ कैलोरी नहीं बचा रही, बल्कि अपनी वो सेहतमंद इंसान वाली पहचान के हक में एक वोट डाल रही हूँ। क्या बात है, बिल्कुल सटीक कहा आपने। हर छोटा कदम, हर सही चुनाव आपकी उस नई पहचान का सबूत बनता जाता है। धीरे धीरे आपके पास इतने सबूत जमा हो जाते हैं कि वो पहचान आपकी हकीकत बन जाती है। अच्छा। इसीलिए पहचान आधारित आदतें ज्यादा टिकाऊ होती हैं, क्योंकि वो ऊपर से थोपी हुई नहीं लगती, वो अंदर से आती हैं। वो लक्ष्य तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता नहीं रहती, बल्कि वो बन जाती हैं कि आप कौन हैं। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है, बहुत पावरफुल लग रहा है। तो ठीक है, अगर हमें ये पहचान बनानी है और उसके हिसाब से आदतें डालनी है, तो इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका भी होगा। यहीं पे शायद वो 4 नियम काम आते हैं जिनका जिक्र किताब में बार बार है।
हाँ बिल्कुल। क्लियर ने आदत बनने की पूरी प्रक्रिया को बड़े सरल तरीके से 4 स्टेप्स में तोड़ा है। पहला है संकेत, क्यू, वो ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है। ठीक है। दूसरा है लालसा, क्रेविंग, उस काम को करने की इच्छा। तीसरा है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, यानी वो असल आदत या काम जो हम करते हैं। ओके। और चौथा है इनाम, रिवॉर्ड, वो फायदा या संतुष्टि जो दिमाग को मिलती है और जो इस पूरे लूप को भविष्य में दोहराने के लिए सिग्नल देती है। इन्हीं 4 स्टेप्स को ध्यान में रखकर अच्छी आदतें बनाने के लिए 4 नियम दिए गए हैं। 4 नियम। पहला, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। दूसरा, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। तीसरा, इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। और चौथा, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। ओके। स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक। चलिए पहले से शुरू करते हैं। इसे स्पष्ट बनाओ, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये सिर्फ ये जानना है कि हमारी आदतें क्या हैं? जानना तो पहला कदम है, बिल्कुल, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा है। स्पष्ट बनाने का मतलब है कि अच्छी आदतों के जो संकेत हैं, जो क्यूज हैं, उन्हें अपने माहौल में बिल्कुल सामने रखना, साफ साफ दिखने लायक बनाना, और जो बुरी आदतों के संकेत हैं उन्हें हटा देना या छुपा देना। अच्छा, कैसे? इसके लिए लेखक एक बहुत अच्छी टेक्निक बताते हैं, हैबिट स्कोर कार्ड। मतलब एक दिन बैठकर अपनी सारी रोज की आदतें लिखिए, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक। फिर हर आदत के आगे निशान लगाइए, ये अच्छी है प्लस, बुरी है माइनस, या न्यूट्रल इक्वल है। ओहो। आप हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि कितनी चीजें हम ऑटो पायलट पर करते हैं। ये जागरूकता ही पहला बड़ा कदम है। हाँ, कई बार पता ही नहीं होता कि दिन में कितनी बार फोन उठा लेते हैं बेवजह। बिल्कुल। तो स्कोर कार्ड से पता चल गया कि क्या बदलना है। अब आगे। हाँ, अब आगे। अगला पावरफुल टूल है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, मतलब इरादे को लागू करने की पक्की योजना बनाना। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि मैं रोज कसरत करूंगा, ये बहुत हवा में है। अस्पष्ट है। हाँ, इसके बजाय एक ठोस प्लान बनाइए। मैं रोज शाम 6 बजे कब, अपने लिविंग रूम में कहाँ, 20 मिनट के लिए योगा मैट पर वर्कआउट करूंगा। क्या इससे आपके दिमाग को एक क्लियर कमांड मिलती है, टालम टोल की गुंजाइश कम हो जाती है। और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। लेखक ये भी कहते हैं कि हमारी विल पावर, मतलब इच्छा शक्ति, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हमारा माहौल होता है। प्रेरणा तो आती जाती रहती है, पर माहौल तो हमेशा असर डालता है। बिल्कुल सही। इसे एनवायरनमेंट डिजाइन कहते हैं। जैसे अगर आप ज्यादा फल खाना चाहते हैं तो उन्हें फ्रिज में पीछे छुपाने के बजाय डाइनिंग टेबल पर एक सुंदर से बाउल में रखें, सामने रखें। अच्छा। गिटार बजाना सीखना है तो उसे केस में बंद क्यों रखना, उसे स्टैंड पर लिविंग रूम में रखें जहां नजर पड़े। ये माहौल को अपने लिए काम करने पर लगाने जैसा है। आप अच्छी आदतों के लिए ट्रिगर पॉइंट्स बना रहे हैं। और इसका उल्टा भी करना है, बुरी आदतों के लिए। हाँ बिल्कुल, बुरी आदतों के संकेतों को गायब कर देना है या कमजोर कर देना है। अगर टीवी बहुत देखते हैं तो शायद रिमोट को किसी और कमरे में रख दें। थोड़ी सी रुकावट। हाँ, या टीवी का प्लग ही निकाल दें सोने से पहले। अगर रात को सोशल मीडिया पर बहुत टाइम जाता है तो फोन को बेडरूम से बाहर चार्ज पर लगाएं। देखिए, आत्मनियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका इच्छा शक्ति से लड़ना नहीं है, बल्कि लड़ाई के मैदान को ही बदल देना है। माहौल को बदलना। उन संकेतों को हटा दें जो आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं। लेकिन माहौल बदलना हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता ना, जैसे ऑफिस में या अगर हम दूसरों के साथ रहते हैं। जी सही बात है। आप शायद पूरा माहौल ना बदल पाएं, लेकिन आप अपने पर्सनल स्पेस को तो काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ। आपकी डेस्क, आपका कमरा, आपके कंप्यूटर का डेस्कटॉप, आपका फोन, छोटी छोटी जगह। जैसे काम करते वक्त गैर जरूरी वेबसाइट्स ब्लॉक करने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना या फोन से डिस्ट्रैक्टिंग एप्स हटा देना। मकसद यह है कि बुरी आदतों के संकेतों को जितना हो सके कमजोर करें। समझ गई। तो पहला नियम हुआ संकेतों को स्पष्ट या अदृश्य बनाना। अब आते हैं दूसरे नियम पर, इसे आकर्षक बनाओ। कोई आदत आकर्षक कैसे बनती है? खासकर वो आदतें जो थोड़ी उबाऊ या मुश्किल लगती हैं, कसरत जैसी। हाँ, ये बड़ा सवाल है। इसका कनेक्शन हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम से है और एक खास केमिकल डोपामीन से है। जब हम किसी ऐसे काम को करने की उम्मीद करते हैं जिससे हमें मजा आने वाला है या कोई फायदा होने वाला है, तो हमारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है और यही डोपामीन हमें उस काम को करने के लिए मोटिवेट करता है। अच्छा। तो आदतों को आकर्षक बनाने का मतलब है उन्हें किसी तरह डोपामीन के रिलीज से जोड़ना। पर कैसे? जैसे मुझे सुबह उठकर दौड़ना है, लेकिन वो आकर्षक नहीं लगता। यहां पर एक बहुत अच्छी टेक्निक काम आती है, टेम्पटेशन बंडलिंग। मतलब
प्रलोभन को जोड़ना। टेम्पटेशन बंडलिंग, ये क्या है? आप एक ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अपना कोई फेवरेट पॉडकास्ट सुनना या कोई टीवी शो देखना, उसे एक ऐसे काम के साथ जोड़ देते हैं जो आपको करना चाहिए लेकिन मन नहीं करता, जैसे सुबह दौड़ना। अच्छा। शर्त यह है कि आप वो पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनेंगे जब आप दौड़ रहे होंगे, या वो शो सिर्फ तभी देखेंगे जब आप ट्रेडमिल पर होंगे। अरे वाह। इससे वो मुश्किल काम ज्यादा आकर्षक बन जाता है, क्योंकि आपका दिमाग उस पसंदीदा काम के इनाम की उम्मीद करने लगता है। ये तो बहुत बढ़िया जुगाड़ है, सही में। और किताब में ये भी कहा गया है कि हमारे आसपास के लोग, हमारा सोशल सर्कल, वो भी हमारी आदतों पर बहुत असर डालता है। हाँ, ये बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव है। हम अनजाने में ही 3 तरह के ग्रुप्स की नकल करते हैं। पहला, हमारे करीबी लोग, परिवार, दोस्त। दूसरा, हमारा ग्रुप, मतलब हमारा कल्चर या समाज, जैसा ज्यादातर लोग कर रहे हैं। और तीसरा, शक्तिशाली या प्रभावशाली लोग, जिनकी हम इज्जत करते हैं या जिनके जैसा बनना चाहते हैं। अगर आपके दोस्त हर वीकेंड बाहर जाकर जंक फूड खाते हैं, तो बहुत चांस है कि आप भी वही करेंगे। हाँ, होता है। अगर आपके ऑफिस में सब लोग देर तक रुककर काम करते हैं, तो शायद आपको भी लगेगा कि यही नॉर्मल है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि क्या हमें अपने दोस्त बदल लेने चाहिए? ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ। या हम इस सामाजिक प्रभाव का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे कर सकते हैं? हाँ, दोस्त बदलना शायद प्रैक्टिकल ना हो और ना ही जरूरी, लेकिन आप ऐसे ग्रुप्स या कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं जहां वो आदतें जो आप अपनाना चाहते हैं वो नॉर्मल मानी जाती हों। जैसे अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो कोई बुक क्लब ज्वाइन कर लें, फिट होना चाहते हैं तो किसी रनिंग ग्रुप या योगा क्लास से जुड़ें। जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं जहां वो अच्छी आदत आम बात है, तो उसे अपनाना आसान और ज्यादा आकर्षक लगता है। ये बात सही है। इसके अलावा एक और तरीका है अपनी सोच बदलने का। सोच बदलना? हाँ, बजाय ये सोचने के कि उफ मुझे कसरत करनी पड़ेगी, अपनी सोच को रिफ्रेम करें। सोचे, मुझे अपने शरीर को मजबूत बनाने का मौका मिल रहा है, या मेरे पास अपनी एनर्जी बढ़ाने का अवसर है। ये जो शब्दों का बदलाव है ना, ये उस आदत के प्रति आपकी फीलिंग को बदल सकता है। उसे बोझ की जगह एक मौके की तरह दिखा सकता है। नजरिया बदलना, ये सच में काम कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे नियम की। इसे आसान बनाओ। मुझे लगता है कई अच्छी आदतें यहीं आकर अटक जाती हैं क्योंकि वो शुरू करने में मुश्किल लगती हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेखक यहाँ मोशन यानी गति और एक्शन यानी क्रिया के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। मोशन का मतलब है योजना बनाना, रिसर्च करना, तैयारी करना, जैसे जिम जाने के लिए कौन से जूते बेस्ट हैं ये पता करना, या डाइट प्लान बनाना। हाँ। एक्शन का मतलब है वो काम असल में करना, यानी जूते पहनकर जिम चले जाना, या वो हेल्दी खाना खा लेना। हम अक्सर मोशन में अटके रहते हैं क्योंकि उससे हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, हमें प्रगति का एहसास होता है। जबकि असल में हम बस तैयारी ही कर रहे होते हैं। जैसे मुझे कोई किताब लिखनी है तो मैं उसके बारे में पढ़ते रहूं, नोट्स बनाती रहूं, लेकिन लिखना शुरू ही ना करूं। बिल्कुल यही। एक्शन लेने के लिए हमें न्यूनतम प्रयास के नियम को समझना होगा, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। देखिए, इंसान की फितरत है कि वो हमेशा आसान रास्ता चुनता है, एनर्जी बचाना चाहता है। हाँ, ये तो है। तो हमें अपनी अच्छी आदतों को इतना आसान बना देना है कि उन्हें न करना ज्यादा मुश्किल लगे। उनमें जो भी रुकावटें हैं, फ्रिक्शन है, उसे कम करना है। जैसे अगर सुबह जिम जाना है तो रात को ही अपने कपड़े निकालकर बिस्तर के पास रख लें, जूते भी वहीं रख दें। अगर सुबह उठकर पानी पीना है तो रात को ही पानी की बोतल भरकर साइड टेबल पर रख लें। अगर हेल्दी नाश्ता करना है तो वीकेंड पर ही कुछ तैयारी करके फ्रिज में रख लें। अच्छा, मतलब रुकावटें हटानी है। जी, जितनी कम रुकावटें होंगी, आदत शुरू करना उतना ही आसान होगा। और यहीं पर वो 2 मिनट का नियम आता है ना, जो कहता है कि कोई भी नई आदत शुरू करनी हो तो उसे बस 2 मिनट तक करो। ये थोड़ा बचकाना सा नहीं लगता? मतलब 2 मिनट की कसरत से क्या ही होगा? हाँ, सुनने में बचकाना लग सकता है, लेकिन इसका मकसद परफॉर्मेंस नहीं है। इसका मकसद है सिर्फ शुरू करना, शो अप करना। किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है उसे शुरू करना, वो पहला कदम उठाना। बात तो सही है। 2 मिनट का नियम उस शुरुआती रुकावट को, उस आलस को तोड़ता है। रोज 30 मिनट मेडिटेशन करना है, ये लक्ष्य बड़ा लग सकता है, तो नियम कहता है बस 2 मिनट के लिए बैठो। रोज 1 घंटा पढ़ना है के बजाय लक्ष्य रखो रोज बस 1 पेज पढ़ना है। पूरा कमरा साफ करना है के बजाय सिर्फ बिस्तर ठीक करना है। हाँ। जब आप एक बार शुरू कर देते हैं ना, तो अक्सर आप 2 मिनट से ज्यादा ही कर लेते हैं। मोमेंटम बन जाता है। और अगर नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। आपने कम से कम शुरू तो किया, आपने आदत को निभाया, आपने अपने उस पहचान के लिए वोट डाला।
मैं मेडिटेशन करने वाला इंसान हूँ, मैं पढ़ने वाला इंसान हूँ। अच्छा, तो मकसद है बस शुरुआत करना और रोज करना, कंसिस्टेंसी, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। बिल्कुल। आदत बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी बार करते हैं, इंटेंसिटी कितना ज्यादा करते हैं, से ज्यादा जरूरी है रेपिटेशन इसकी। रोज 5 मिनट गिटार बजाना हफ्ते में एक बार 2 घंटे बजाने से बेहतर है, अगर आपको आदत बनानी है तो, क्योंकि वो उस काम को दोहराता है, आपके दिमाग में उसका रास्ता पक्का करता है। और जैसे अच्छी आदतों को आसान बनाना है, वैसे ही बुरी आदतों को मुश्किल बनाना है, उनमें रुकावटें डालनी है। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए अगर ऑनलाइन शॉपिंग की लत है, तो अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वेबसाइट से हटा दें। हर बार खरीदने के लिए आपको कार्ड ढूंढना पड़ेगा, नंबर डालना पड़ेगा। ये जो छोटी सी एक्स्ट्रा मेहनत है ना, ये आपको एक पल सोचने का मौका देगी, क्या मुझे वाकई ये चाहिए? हाँ, ये ब्रेक दे सकता है। या अगर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो उन ऐप्स को होम स्क्रीन से हटाकर किसी फोल्डर के अंदर डाल दें। बस एक क्लिक की जगह 3 क्लिक लगेंगे खोलने में। इसमें टेक्नोलॉजी या कमिटमेंट डिवाइस का भी रोल हो सकता है, जैसे आपने पहले कहा था, सेविंग ऑटोमेट करना या घर में जंक फूड रखना ही नहीं। हाँ, ये बहुत कारगर तरीके हैं। ये असल में अपनी भविष्य की इच्छा शक्ति पर भरोसा करने के बजाय वर्तमान में ऐसे सिस्टम बना देना है जो आपको सही रास्ते पर रखें, चाहे आपका मूड कैसा भी हो। ये बाहरी ढांचे तब बहुत काम आते हैं जब आपकी अंदरूनी मोटिवेशन कमजोर पड़ रही हो। समझ गई, बहुत प्रैक्टिकल है ये। चलिए बातें हैं चौथे और आखिरी नियम पर, इसे संतोषजनक बनाओ। ये क्यों जरूरी है? आदत बन तो गई आसान तरीके से। जरूरी है, क्योंकि हमारा दिमाग इस तरह से बना है कि वो तत्काल संतुष्टि चाहता है। हम वो काम दोहराते हैं जिनसे हमें तुरंत अच्छा महसूस होता है, तुरंत कोई इनाम मिलता है। दिक्कत यह है कि कई अच्छी आदतें, जैसे बचत करना, कसरत करना, हेल्दी खाना, इनका असली इनाम भविष्य में बहुत देर से मिलता है। हाँ, ये तो है। जबकि बुरी आदतें, जैसे मीठा खाना, सिगरेट पीना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ये तुरंत डोपामिन हिट देती हैं, तुरंत अच्छा महसूस कराती हैं। हाँ, इसीलिए हमें अच्छी आदतों को भी किसी न किसी तरह से तुरंत संतोषजनक बनाना होगा, ताकि हमारा दिमाग उन्हें दोहराना चाहे। पर कैसे? कसरत करने के बाद तुरंत सिक्स पैक तो नहीं आ जाते? हाँ, नहीं, वो तो नहीं आते। लेकिन आप तुरंत कुछ और संतोषजनक चीज कर सकते हैं। यहीं पर हैबिट ट्रैकर, यानी आदत पर नजर रखने वाला सिस्टम बहुत काम आता है। हैबिट ट्रैकर? जैसे कैलेंडर पे क्रॉस लगाना? हाँ, बिल्कुल। या किसी ऐप में अपनी आदत को मार्क करना। जब आप रोज कसरत करने के बाद कैलेंडर पर एक बड़ा सा क्रॉस लगाते हैं या ऐप में ग्रीन टिक देखते हैं, ये अपने आप में एक छोटा सा तत्काल मिलने वाला इनाम है। अच्छा, ये आपको आपकी प्रोग्रेस दिखाता है, एक विजुअल प्रूफ देता है कि आप सही रास्ते पर हैं, और ये एक चेन बनाता है। फिर अंदर से आवाज आती है, अरे इतने दिन हो गए, अब चेन मत तोड़ो, डोंट ब्रेक द चेन। हाँ, वो क्रॉस लगाने वाली फीलिंग, वो वाकई अच्छी लगती है, मैंने भी ट्राई किया है। बिल्कुल, वो संतोषजनक है। और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का क्या रोल है इसमें? मतलब कोई दोस्त या साथी जिसे हम अपनी प्रोग्रेस बताएं? ये भी संतुष्टि और आप कह सकती हैं हल्के सामाजिक दबाव का एक मिला-जुला रूप है। जब आप किसी दोस्त या कोच को कमिट करते हैं कि आप रोज सुबह दौड़ने जाएंगे, तो अगले दिन जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको ये बताने में अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने अपना वादा निभाया। ये एक तरह की सामाजिक संतुष्टि है। और अगर आपने नहीं निभाया तो थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। ये जानने का एहसास कि कोई और भी आपकी प्रोग्रेस देख रहा है या आपको ट्रैक पे रखता है। खासकर तब जब अकेले में हम शायद ढीले पड़ जाए। बिल्कुल। तो ट्रैकिंग से मिलती है व्यक्तिगत संतुष्टि और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स मिलती है सामाजिक संतुष्टि और थोड़ी जवाबदेही। तो ये दोनों तरीके इस बात पर काम करते हैं कि जिस व्यवहार को तुरंत कोई पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, चाहे वो बस एक टिक मार्क हो या किसी की शाबाशी, उसे दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। जी हाँ, ये दिमाग के रिवॉर्ड सर्किट को हैक करने जैसा है अच्छी आदतों के लिए। ये 4 नियम, स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक, ये तो आदत बनाने का एक बहुत ही मजबूत ढांचा लग रहा है। क्या किताब में कुछ और एडवांस टेक्निक्स का भी जिक्र है? आपने शुरू में प्रतिभा या टैलेंट की बात की थी। हाँ, संक्षेप में बात की है। लेखक कहते हैं कि हालांकि मेहनत और आदतें सबसे जरूरी हैं, लेकिन अपनी प्राकृतिक क्षमताओं या झुकाव, नेचुरल इंक्लिनेशंस के साथ तालमेल बिठाना सफलता को थोड़ा आसान बना सकता है। जेनेटिक्स भी एक रोल प्ले करते हैं। अगर आपकी शारीरिक बनावट तैराकी के लिए अच्छी है, तो शायद आपके लिए तैराकी की आदत डालना दौड़ने की आदत डालने से ज्यादा आसान और संतोषजनक होगा। अपनी शक्तियों के अनुसार खेल चुनना या आदतें चुनना, ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। और वो गोल्डीलॉक्स नियम क्या था?
गोल्डीलॉक्स नियम, हाँ, ये कहता है कि इंसान तब सबसे ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करता है जब वो कोई ऐसा काम कर रहा हो जो उसकी वर्तमान क्षमताओं के ठीक किनारे पर हो। मतलब न तो इतना आसान कि बोरिंग लगे और न ही इतना मुश्किल कि हिम्मत ही टूट जाए। जस्ट मैनेजेबल डिफिकल्टी। अच्छा, स्वीट स्पॉट जैसा। बिल्कुल। तो आदतें बनाते वक्त भी हमें इस स्वीट स्पॉट को ढूंढते रहना होता है। चुनौती का सही स्तर हमें एंगेज रखता है और प्रगति का एहसास कराता है, जो अपने आप में संतोषजनक है। लेकिन एक सवाल और है, क्या इन आदतों के पूरी तरह ऑटोमेटिक हो जाने का, मतलब बिल्कुल सबकॉन्शियस में चले जाने का, कोई नुकसान भी है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। जब कोई आदत इतनी पक्की हो जाती है कि हम उसे बिना सोचे समझे करने लगते हैं, तो हम उसमें सुधार करना बंद कर सकते हैं या ये सोचना बंद कर सकते हैं कि क्या ये अब भी जरूरी है। मतलब बस करते जा रहे हैं। हाँ, बस करते जा रहे हैं क्योंकि वो रूटीन का हिस्सा है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि क्या इसे और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, या क्या ये आदत अब भी मेरे बड़े लक्ष्यों के लिए काम की है। इसे कॉम्पिटेंसी का अभिशाप भी कह सकते हैं। आप इतने अच्छे हो जाते हैं कि आप सोचना बंद कर देते हैं। इसीलिए समय समय पर अपनी आदतों का रिव्यू करना, उन्हें रिफाइन करना भी जरूरी है, ताकि हम सिर्फ रोबोट न बन जाएं। ये तो बहुत जरूरी बात है। ठीक है, तो इस सब का क्या मतलब निकाले हम? आज हमने जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स के जरिए आदतों की दुनिया में वाकई एक गहरी डुबकी लगाई। अगर एक मुख्य संदेश निकालना हो तो शायद वो ये है कि बड़े डरावने लक्ष्यों पर फोकस करने के बजाय हमें अपने रोजमर्रा के सिस्टम को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, छोटी छोटी चीजों पर। बिल्कुल, लक्ष्य दिशा बताते हैं, पर सिस्टम ही प्रगति कराता है। और शायद सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम सिर्फ अपना व्यवहार नहीं बल्कि अपनी पहचान बदलने की कोशिश करते हैं। वो वोट वाला आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो पहचान वाला फ्रेमवर्क बहुत शक्तिशाली है, और ये सब शुरू होता है उस 1% रोजाना सुधार से। दिखने में भले ही परमाणु जितना छोटा लगे, लेकिन उसमें लगातार किया जाए तो असाधारण नतीजे देने की ताकत है। और ये 4 नियम, स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ, संतोषजनक बनाओ, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल टूल्स हैं, औजार हैं, जिनका इस्तेमाल करके कोई भी अपनी जिंदगी में धीरे धीरे पर निश्चित रूप से बड़े बदलाव ला सकता है। असली शक्ति उन छोटे लगातार उठाए गए कदमों में ही है। ये वाकई बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है। अच्छा, तो जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो आज की बातचीत से ही जुड़ा है। आज अभी वो कौन सी एक छोटी सी, सिर्फ 2 मिनट की आदत हो सकती है जिसे शुरू करके कोई भी अपनी उस मनचाही पहचान के लिए एक वोट डाल सकता है, जिसे वो भविष्य में अपनाना चाहता है? सोचिएगा जरूर इस पर।